हो जाएगी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर बाद। हाँ, तो सर्टोली सेल, बच्चे कह रहे हैं कि मैम सर्टोली सेल जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सर्टोली सेल दो चीजें बनाती है अगर आपको पता हो तो, फैक्टर्स एंड इनिबिन। हर्ड इट? यस मैम। इनिबिन क्या करता है? मैम नेगेटिव फीडबैक देता था कि नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको? जब ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस आएगी तो उसको रोकना नहीं सकता। वेरी नाइस। जब ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो नेगेटिव फीडबैक देगा किसको? जीएनआरएच के GnRH को रोकने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज एफएसएच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर दे दिया सेकंड का, यू हैव आंसर्ड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं है कॉर्पस ल्यूटियम के लिए भी, हाँ बिल्कुल, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। अच्छा, अभी मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, व्हाई नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। थर्ड का आंसर दीपक कह रहे सी। अच्छा, सी कह रहे थे आप लोग, फिर मैंने आंसर रिवील कर दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होगा। किसी ने फोर्थ भी बोला है। अभी एक बात सुनो आप लोग, सारे जो बच्चे हैं आंसर आप चैट बॉक्स में लिखे करो, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मुझे फिर दिक्कत होती है यहाँ, मुझे समझ नहीं आता। अभी मैं यूज टू नहीं हूँ आप सबकी आवाज से। ठीक है, एक दो बच्चों की आवाज से पहचान लिया, बाकी सबकी आवाज से नहीं समझ में आ रहा कि कौन क्या आंसर दे रहा है। तो चैट बॉक्स में लिख दो आंसर इसका फोर्थ होगा। ठीक है, अब मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे बताएगा कि व्हाई द आंसर इज नॉट थर्ड। मुझे बताएंगे मुझे नितिका बताएंगी। यस नितिका। मैम एफएसएच और एलएच जो है वो हार्मोन्स को मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यस मैम। अगर एफएसएच और एलएच नहीं बनेंगे तो फॉलिकल्स का ग्रोथ ही नहीं होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि फॉलिकल्स का ग्रोथ नहीं होगा तो एस्ट्रोजन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तब तो मेंस्ट्रुएशन सीधा जो है अफेक्ट होना चाहिए था। तो फिर एफएसएच क्यों नहीं बोल रही मैं? भाई एफएसएच नहीं होगा, अगर एफएसएच में कुछ आप गड़बड़ करोगे तो फॉलिकल्स कहाँ से ग्रो करेंगी? फॉलिकल्स नहीं ग्रो करेंगे, ग्राफेन फॉलिकल नहीं बनेगा तो एस्ट्रोजन कहाँ से बनेगा? कॉर्पस लूटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन कहाँ से बनेगा? तो एफएसएच और एलएच क्यों नहीं कर सकते हम आंसर इसका? बट मैम वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पूछ रहे हैं, तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ही तो वो होता है, मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है। यस, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इन्वॉल्वमेंट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। एंड वन मोर रीजन, अगर मैं आपसे इसका रीजन पूछूं तो एक जो बात आपको और बोलनी चाहिए वो क्या, कि मैम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को अगर हम इनके लेवल को हम अल्टर करेंगे तो इसका डायरेक्ट फर्क जो है एफएसएच और एलएच पे पड़ ही जाएगा। अगर आप बॉडी के अंदर बाहर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डाल रहे हो लेट्स सपोज, तो क्या होगा, एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा किसको? एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को, है ना। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो क्या नहीं बनेंगे? एफएसएच और एलएच नहीं बनेंगे, ओवरी ग्रो नहीं करेंगी, मेंस्ट्रुएशन की साइकिल अफेक्ट होगी। ठीक है, यस। हाँ जी, नेक्स्ट आंसर कीजिए। आंसर क्वेश्चन नंबर 4। Which part of the ovary in mammal act as endocrine gland after ovulation? ओवरी का कौन सा पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहा है? ग्राफियन फॉलिकल। मैम ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल इज प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, टर्शियरी? हाँ जी, सेकेंडरी oocyte। नहीं, डिवीजन, सेल डिवीजन वाले बेस पे नहीं पूछ रही हूँ मैं। जब ओवरी ग्रो कर रही है उस बेस पे पूछ रही हूँ कि जैसे जो इनिशियल स्टेज होती है ओवरी की, दैट वी कॉल प्राइमरी oocyte, फिर उसके जब ग्रेन्युलर सेल उसको कवर करती है, देन वी कॉल इट सेकेंडरी oocyte। ऐसे ग्राफियन फॉलिकल को हाउ विल यू डिस्क्राइब? टर्शियरी oocyte। जब पहले टर्शियरी oocyte होगा ना, क्योंकि इसमें 3 लेयर्स बन जाती है। बिल्कुल, 3 लेयर्स इस पे बन जाती हैं। ठीक है ना। मैम पर उसमें oocyte तो सेकेंडरी है ना। हाँ, oocyte उसमें ऑफ कोर्स, oocyte तो क्या है, oocyte तो आपका अरेस्ट है ना, डायकाइनेसिस फेज में अरेस्ट है आपका oocyte।
इसलिए मैंने पहले बोला कि मैं सेल डिवीजन वाले टर्म्स में नहीं पूछ रही थी। आई वाज आस्किंग अबाउट कि जो आपकी पहले oocyte है जिसपे ग्रेनुलोसा सेल्स नहीं है, दैट्स प्राइमरी oocyte। उसके बाद ग्रेनुलोसा सेल्स जब इस पे राउंड कर लेती हैं, वी कॉल इट सेकेंडरी oocyte। ठीक है, फिर व्हेन जब इस पे 3 लेयर्स हो जाती हैं, जब हम इसे बांट देते हैं थिक्का फॉलिकल में, ठीक है, देन वी कॉल्ड इट ग्राफियन फॉलिकल। तो टर्शियरी मैम थीका और इसमें कैविटी बन जाती है ना। हाँ, थीका और कैविटी, क्या कहते हैं उस कैविटी को? एंट्रम कहते हैं। एंट्रम एंट्रम कहते हैं। वेरी नाइस, एंट्रम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Which of the following is incorrect about menstruation? At menopause in female, there is specially abrupt increase in gonadotropin. मैम फोर्थ होगा। अरे चैट बॉक्स में लिख दो, मैम, चैट फोर्थ होगा। चैट बॉक्स में लिख दो। Everyone is saying fourth. कौन कौन फोर्थ कह रहा है? Just raise your hand. Okay. गुंजन is saying four. मनीषा, मुस्कान, प्रियांशु, गायत्री, साक्षी, सब फोर्थ बोल रहे हैं। Everyone is saying fourth. Menstrual fluid can easily clot. ठीक है ये? मैं इनकरेक्ट है। मैम इनकरेक्ट बोला ना उसने। करेक्ट बताना है ना। सॉरी यस, हाँ तो गलत है ये। That's what I am asking. Incorrect है ये। यस मैम। आपको पता होगा कि जैसे जब कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम बनने से पहले वो क्या बनता है? पहले ब्लड क्लॉट बनता है, Yes, ma'am. हीमोरेजिक क्लॉट बनता है ना। तो is menstrual fluid not able to clot? Of course it able to clot. Of course it's able to clot ना। जब वो बॉडी के अंदर है, जब कॉर्पस लूटियम बना है, तो पहले वो, उससे पहले वो क्लॉट ही बनता है। आपने पढ़ा होगा, हीमोरेजिक क्लॉट बनता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, राइट? तो menstrual fluid is able to clot. It is a correct statement. Shrishi has answered third and Deepak is saying 1. Okay. मैम वन थर्ड तो नहीं हो सकता। 1. At menopause in the female, there is especially abrupt increase in gonadotrophic hormones. This is incorrect. यस मैम। अब इसको थोड़ा सा सोचेंगे। इसका स्टेटमेंट 1 अच्छा है, इसको थोड़ा सा सोचेंगे। मैं नहीं बता रही हूँ अभी, आप ही मुझे बताना। मीनोपोज पे क्या हो गया है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई। Menstrual cycle मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई है। दैट मींस क्या? उसमें उस टाइम पे कौन से हार्मोन्स बॉडी के अंदर हैं या नहीं है? क्या हो रखा है उस टाइम? मैम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का फॉल हो गया है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फॉल बाद में होगा। पहले क्या? मीनोपोज कब हुआ है? जब आपकी ओवरी ग्रोथ नहीं कर रही। बात समझो, मीनोपोज से सबसे पहले क्या समझ में आता है कि आपकी ओवरी क्या नहीं कर रही? ग्रोथ नहीं कर रही। ग्रो नहीं कर रही। ठीक है, आपकी ओवरी जो है वो ग्रो नहीं कर रही है। तो यानी कि जो ऑलरेडी ग्रोथ की हुई ओवरी है वो आपके पास है, अभी और ओवरीज ग्रो नहीं कर रही है। आपकी बॉडी में ओवरी ग्रो नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? FSH और LH जो है वो कम बनने लग रहे हैं। यस मैम। FSH और LH जो है वो कम बनने लग रहे हैं। अब FSH और LH कब कम बनते हैं? जब बॉडी में, आपको पता है, जब बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ज्यादा होता है तब इन पे क्या जाता है? एक नेगेटिव फीडबैक जाता है। ठीक है, यही होता है। यस मैम। अब क्या है? जब मीनोपोज हुआ है, जस्ट इन द बिगिनिंग, बाद में नहीं, इन द वेरी बिगिनिंग, शुरू में जब मीनोपोज हुआ है, उस टाइम पे क्या है? उस टाइम पे FSH और LH का लेवल ज्यादा है। जैसे ही मीनोपोज होगा, ओवरी ग्रो करना बंद करेंगी, एट अ स्टेज क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे, तब FSH और LH का लेवल क्या होगा? कम होगा। इनिशियली क्या है? इनिशियली आपको एक हायर लेवल ऑफ गोनाडोट्रोफिन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने खुद ही बोला कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कम बनने लग रहे हैं मैम। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कम बनना क्या है? एक पॉजिटिव फीडबैक है ना। अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का ज्यादा बनना FSH और LH के लिए एक नेगेटिव फीडबैक का काम करता है, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कम बनना LH और FSH के लिए पॉजिटिव फीडबैक का काम करेगा या नहीं करेगा? बस समझ आ रही है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं क्या बोल रही हूँ कि इसको थोड़ा घोष-पोष हो गया, इसको थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ कि ये आपने बोला कि मैम मेनोपॉज जब होगा ना तो ओवरी ग्रो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक बोला। ओवरी ग्रो नहीं करेंगे मतलब आपका प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल में गिरावट आएगी, ठीक है। अब इनकी गिरावट जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीडबैक का काम करेगी एफएसएच और एलएच के लिए। ये बात हमें इसलिए समझ में आती है क्योंकि हमें पता है जब इनका लेवल ज्यादा होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं एफएसएच और एलएच को। तो जब एकदम से एक बार शुरू में जब इनका लेवल गिरेगा तो एफएसएच और एलएच को ये एक पॉजिटिव फीडबैक भेजेंगे, तो एक अब्रप्ट इंक्रीज आपको बॉडी में शो होगा एफएसएच और एलएच का। बात समझ में आती है? Yes. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट। इसका आंसर आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि मे बी आपको नोट्स में नहीं लिखवाया गया हो नॉर्मल मेंसुरेशन कितना ब्लड नॉर्मल मेंसुरेशन में लॉस होता है। नॉर्मल ब्लड में भी आपको नहीं पता या नहीं लिखवाया गया, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, वाया एलिमिनेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअल बेस है, तो अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पहचान पाते हो कि सही है तो आप फर्स्ट ऑप्शन तो काटोगे। सेकंड ऑप्शन तो आप श्योर हो कि भाई बिगिनिंग ऑफ द मेंसुरेशन मिनाक कहते हैं और पोज जब मेंसुरेशन स्टॉप होता है उसे मेनोपोज कहते हैं, तो आप क्लियर हो कि सेकंड स्टेटमेंट सही है ही है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, यू कट द सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में मानती हूँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सही है। फोर्थ भी सही है, ऑप्शन 3 इसका आंसर है। एक्चुअली इट्स अराउंड 60 ml ब्लड विच नॉर्मली जो कंसीडर किया जाता है कि मेंसुरेशन में नॉर्मल लॉस। 40 ml इज आल्सो लेस और 80 ml इज हाई। 80 ml तक अगर ब्लड लॉस हो रहा है डेट वी कॉल हायर देन नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है। 60 ml से कम ब्लड लॉस हो रहा है, डेट्स आल्सो नॉर्मल लेवल से कम ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। सो आंसर वुड बी एनसीईआरटी में नहीं है, हाँ जी एनसीईआरटी में नहीं है मैम ये। एनसीईआरटी में नहीं है, आई नो एनसीईआरटी में नहीं है, बट आया हुआ आपके नीट में ही है। इसलिए तो मैं आपको बताती हूँ कि आप जब क्लास में पढ़ते हो तो कुछ चीजें जो आपको लिखवाई जाती है उनको लिख लिया करो, क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रही है मैम तो एक दो चीजें एक्स्ट्रा बता रही हैं, वो एक्स्ट्रा नहीं होती। होता क्या है, एनसीईआरटी की चीजें कुछ हिडन फॉर्म में होती है, उनको इलाबोरेट करके ही आपको बताया जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बहुत पार्ट नहीं है एनसीईआरटी में। नहीं, आप पता है क्या है, होता क्या है, एनसीईआरटी में चीजें हिडन फॉर्म में हैं कुछ, जैसे कोई चीज फिगर में दे दी। और अभी जैसे कि मैं 11th में एनिमल किंगडम आई वाज टीचिंग, तो वहां पे एक प्रोग्लॉटिड्स पे क्वेश्चन था टेप फॉर्म में, हम सब पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी ने कहीं प्रोग्लॉटिड्स नहीं लिखा, ना ही सूडो सेगमेंट के बारे में लिख रही है एनसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी ने टेप फॉर्म का फिगर दे दिया। टेप फॉर्म का फिगर है ना आप सबके एनसीईआरटी में 11th क्लास की में? यस मैम है। है ना। अब व्हाट यू सी इन टेप फॉर्म, इन द फिगर ओनली यू सी सेगमेंट्स, आउटर सेगमेंट्स आपको दिखते हैं फिगर में। अब एनसीईआरटी कुछ नहीं लिखती, सेगमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखती, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्लेटीहेल्मिन्थ्स में या टेप फॉर्म में सेगमेंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, आया भी हुआ है। कैसी सेगमेंट है टेप फॉर्म में? सूडो सेगमेंट है, प्रोग्लॉटिड्स इनको बोलते हैं। तो क्या होता है, जो क्वेश्चन जैसे कि अगर जो आपको लगता है मे बी आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं है। एनसीईआरटी की बातें हिडन फॉर्म में है, वो या तो टीचर उनको इलाबोरेट करता है और आप क्लासेस में आते हो उससे आपको पता चलता है। तो वो चीजें हमें थोड़ी सी बस क्लैरिफाई करनी, उन चीजों को हमें इलाबोरेट करना है। चीजें एनसीईआरटी की हैं, चीजें हम इलाबोरेट करके पढ़ लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इतना सीधा एग्जाम तो ऑब्वियसली आप लोगों का नहीं है ना कि सिर्फ एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन उठ के आपके पेपर में आएगी। वो एनसीईआरटी थोड़ा आएगा एनसीईआरटी में से, लेकिन एनसीईआरटी इतनी छोटी क्यों है? आप सोचो ना, इतना बड़ा, इतने भारी भरकम सिलेबस की इतनी पतली सी किताब कैसे कर दी? चीजें दबा दी उसमें, क्रिस्प कर दिया मटेरियल को, कंटेंट को। मैम आधे तो क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहते हैं। हाँ, तो वहां पे आपको एक एक चीज, अब जैसे कि आपके रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जहाँ पे आपके प्लेसेंटा दिया हुआ है, प्लेसेंटा के सारे हार्मोन्स हैं, वहां पे मेंशन, ये समरी में नीचे एक लाइन मेंशन है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, 3 हार्मोन्स रिलीज्ड बाय प्लेसेंटा। खाली रिलैक्सिन एक हार्मोन लिख दिया है, ठीक है। अब पूरा रिलैक्सिन के बारे में थोड़ी ना बता रखा है कि भाई रिलैक्सिन जो है वो बिफोर प्रेगनेंसी भी बन रहा है, आफ्टर प्रेगनेंसी भी बन रहा है, प्लेसेंटा भी रिलैक्सिन बना रहा है। तो एक एक चीज नहीं लिखी है एनसीईआरटी में, पर रिलैक्सिन तो लिख रखा है ना, तो रिलैक्सिन लिख दिया तो मतलब हमें रिलैक्सिन के बारे में सब पढ़ना है। ये अप्रोच है एनसीईआरटी को अप्रोच करने का, ये स्ट्रेटजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। Which extraembryonic membrane in human prevent desiccation of embryo inside the uterus? दीपक is saying second। और कोई कुछ और बोलना चाहता है?
ठीक है, सब सेकंड बोल रहे हैं, क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, सेकंड, ठीक है, आगे बढ़ जाए, नाइस, ओके। 7th का आंसर करेंगे, इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या काम कर रहा है, आई थिंक ये भी सब आंसर कर देंगे। यस मैम। क्या कर रहा है, कोज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन B कंट्रैक्शन मैम ड्यूरिंग बी, वेरी मैम नाइस, बी सेकंड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट इनटू, क्या बना रही हैं, स्पर्मेटो स्पर्मेटो, 1 to 3 स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, निया होगा ना। स्पर्मेटोगोनिया तो पहली बात ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, स्पर्मेटोगोनिया ही है ये वैसे बेसिकली, ओके ठीक है, ओके। स्पर्मेटोगोनिया कुछ भी बोल लो आप, स्पर्मेटोगोनिया ठीक है, बी बोल रहे कुछ बच्चे और कुछ बच्चे बोल रहे 4, और कोई कुछ बोलना चाहेगा, नो मैम। स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं, ये बताओ मुझे पहले, होना तो कैसे स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं आप, स्पर्मेटोगोनिया तो वो सेल्स ही होते हैं, वेरी नाइस। देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेंगी, पहला जो डिवीजन है डिवाइड करके बनाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इसका आंसर होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर फर्दर डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं, स्पर्मेटेट्स बनाता है। हाँ, आपको ये डिफरेंस पता है स्पर्मेटोजेनेसिस और व्हाट यू से स्पर्मियोजेनेसिस में, यस मैम। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्मियोजेनेसिस होती है, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा है, मैम ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स का जो एक बच्चा बोलेगा, एक बच्चा बोलो, यस, कौन बोल रहा है, दीपक बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटो जो बन गए हैं, यानी कि क्या हो गए, वो मैच्योर हो गए हैं, है जो प्रॉपर, जो जिसे आप स्पर्म बोल रहे हो, मैच्योरेशन हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मियोजेनेसिस में मैच्योरेशन हो गया। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, डिप्लॉइड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, हैप्लॉइड है, 23 होते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये वाला ट्राई करो, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, सेकंड कह रहे हैं बच्चे आंसर इसका, सेकंड, यस सेकंड मैम। कौन सा एंजाइम होता है सेमन में, सेमिनल प्लाज्मा में कौन सा एंजाइम होता है, आपकी जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने के लिए देयर इज एन एंजाइम, है ना, यस मैम। एक्रोसिन, ठीक है, so it has certain enzymes also, it have fructose for the nutrition of the sperm, calcium ions, ठीक है। 10th is also very simple, I don't think everyone know 10th NCERT बेस है तो फिगर है, ठीक है। आपको ग्लैंड्स के फंक्शन भी पता होने चाहिए, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या फंक्शन है, कौन बताएगा मेरे को, हु विल आंसर मी, एक मिनट में जिसे पूछूंगी वो बताएगा, हैंड रेज करो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन, ओके, लक्ष्मी, प्रियांशु, लक्ष्मी बताएंगे मुझे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या फंक्शन है, Ma'am, it provides lubrication so that the part gets easier for the sperm. वेरी नाइस, ठीक है ना, मतलब स्पर्म के इजेक्ट होने से पहले जो पाथ का लुब्रिकेशन है उसको, उसमें कौन हेल्प कर रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प कर रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर आल्सो। A change in amount of yolk and distribution in the egg will affect, आपको पता होगा कि एग के अंदर योक का जो अमाउंट है, सम एग हैव दिस टाइप ऑफ योक, सेंट्रलाइज्ड योक होता है, ठीक Yes. है, तो योक की अमाउंट और योक का डिस्ट्रीब्यूशन, किसी एग में जो है योक जो है साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो योक का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे अफेक्ट कर रहा है, पहली बात देखो फर्टिलाइजेशन तो सबसे पहले काट दो, ठीक है ना, योक हम पढ़ किस में रहे हैं, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो किस पे अफेक्ट करेगा वो बताओ, हम क्लीवेज पे। यस, वेरी नाइस, क्लीवेज, यू ऑल आर आंसरिंग क्लीवेज, ठीक है ना, क्लीवेज पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम योक कहाँ पढ़ रहे हैं, एम्ब्रो में पढ़ रहे हैं, फिर एम्ब्रो के जब क्लीवेज हो रहा है तो उस पे अफेक्ट करेगा, जैसे कि आप देखते हो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप से क्लीवेज होता है, क्लीवेज पे फर्क पड़ेगा।
यॉर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे फर्क डालेगा, क्लीवेज पे फर्क डालेगा। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स पे तो नहीं डाल सकता, ब्लास्टोमियर्स तो नंबर फिक्स्ड है। जो आपकी ब्लास्टुला मोरुला स्टेजेस हैं उनमें कितनी सेल्स होंगी ये बात तो फिक्स है, 8 से 12 सेल की स्टेज को हम मोरुला बोल रहे हैं, किसको हम ब्लास्टुला बोल रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर प्रोड्यूस पे नहीं डालेगा। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट उस टाइम तो है ही नहीं यॉर्क सैक, सो आंसर वुड बी पैटर्न ऑफ क्लीवेज। ये और क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देन वी विल स्टार्ट अ चैप्टर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरुला इन ह्यूमन इज करेक्ट? सेकंड। किसी को डाउट नहीं है इसमें? एनीवन हैविंग डाउट सेकंड? तब एक्सप्लेन करूं? नो मैम। सबको क्लियर है ना? मोरुला में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म उतना ही है, ठीक है ना। इसी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, तो साइटोप्लाज्म उतना ही, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया बस। कुछ बढ़ा है तो न्यूक्लियस बढ़े हैं, डीएनए की अमाउंट बढ़ी है, ठीक है। ठीक है, अभी हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, वी नीड टू स्टार्ट द चैप्टर। उसके बाद अगर कोई आपका डाउट आता है तो आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लो, अभी कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में ऑल्सो वी कैन डिस्कस। राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमने लास्ट क्लास में इसको थोड़ा सा वर्बली ही किया था, अभी हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करेंगे दोबारा से। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। जरूरत क्यों पड़ी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ने की, जानने की? इट वाज नेसेसिटेटेड बिकॉज ऑफ द, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड एन इंक्रीजिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। रीजन वाज what was the reason of increasing the mortality rate? डेथ रेट इंक्रीज होने का, इन्फेंट मर रहे हैं, मदर्स जो है वो ड्यूरिंग डिलीवरी या तो डाई हो रही हैं, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। रीजन क्या थे? सेवरल रीजंस वर देयर। एक तो क्या है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये चीजें जो थी ये थी। और दूसरा क्या था कि पहले जो लाइक if we talk about the time period of राहुल गांधी सरकार, सॉरी सोनिया गांधी टाइम, सोनिया गांधी के टाइम की बात अगर हम करें तो दैट टाइम पे क्या है, इंदिरा गांधी, हाँ इंदिरा गांधी वी कैन से, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी बिल्कुल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, हाँ इंदिरा गांधी के टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो तब ये स्कीम्स आने लगी कि किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। तो उस टाइम पे फिर बायोलॉजिकल अवेयरनेस लोगों में आना शुरू हुआ कि देयर इज अ several mechanisms by which we can control the birth rate। तो वही मैकेनिज्म्स इस चैप्टर में पहले हम मैकेनिज्म्स देखेंगे कि क्या क्या मैकेनिज्म है बर्थ कंट्रोल के। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाँ अब इस बार तो पॉपुलेशन जो है इंडिया की सरपास कर गई है चाइना की पॉपुलेशन को। मैम अभी प्रेजेंट की कितनी है? अभी प्रेजेंट की 142.87 करोड़। 142। इट्स अबाउट 8 बिलियन है ना, 8 बिलियन के आसपास है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन आई नो कि इस अभी जस्ट जो सेंसस हुई है अभी वेरी रिसेंट इन 2023, जस्ट कुछ वीक्स अगो की न्यूज है, we have surpassed the population of China। तो China was the largest populating country, तो we have surpassed that। और हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन में जो डेमोग्राफिक अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो हमारी कौन सी एज ग्रुप आती है, तो ये जो हमारा अडल्ट एज ग्रुप है, लाइक 20 to 30 वाला, 25 वाला, ठीक है ना, ये वाला एज ग्रुप जो है that is maximum among the whole population, ठीक है। 2021 का छोड़ दो बाप दीपक, अभी वेरी नाउ रिसेंट सेंसस हुआ है, तो उसके हिसाब से वी आर लाइक द मोस्ट पॉपुलेटिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। व्हाट टू से नाउ, ठीक है चलो जो भी है, लेकिन फिर भी वी शुड बी अवेयर ऑफ द बर्थ कंट्रोल मेथड्स, ठीक है। सो लेट्स रीड वन बाय वन। सबसे पहले, ठीक है, 2023 में कितनी है, अब आप लोग बस इस पर डिस्कस मत करो, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, I think it's around 8 billion. 8 billion, ma'am. 8 billion was the population I think all over the world। हाँ मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, आप लोग जो मेंशन कर रहे हो उसके आसपास ही है, 140 करोड़ मे बी, इससे तो ज्यादा ही हो गया है, अभी इससे तो ज्यादा ही हो गया है, ठीक है। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। अभी कितनी है वो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको कि राइट नाउ पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की। गूगल पे 2021 की दिखाया, 2021 की दिखा, तो ठीक है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 2023 की बता दूंगी, बिकॉज अभी 2023 की आ गई है, ठीक है, 2023 की आ गई है।
ओके ओके, कम बैक टू द पॉइंट, वापस आ जाओ, ठीक है ना। कुछ कितनी पॉपुलेशन होगी इससे आपका मतलब नहीं है, अब आपका मतलब है कि जो है चीजें ठीक कैसे की जा सकती है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द बर्थ कंट्रोल मैकेनिज्म्स। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यस, ओके यस, कम बैक टू द पॉइंट। सबसे पहले कल हम डिस्कस कर चुके थे, कौन सा मेथड हमने डिस्कस किया था? यस, नेचुरल मेथड हमने डिस्कस किया था। नेचुरल मेथड में हाउ मेनी मेथड्स वर देयर? 3 Natural types. method divided into 3 types. First was periodic, abstinent. Second was coitus interruptus, and third was lactational and Meria. ठीक है, तो ये तीनों हम डिस्कस कर चुके थे। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? एवरीवन क्लियर? ठीक है। लैक्टेशनल एमनोरिया में किसी को डाउट आ रहा है क्या? इस टाइम के क्या होता है? प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है, एवरीवन नो, ठीक है ना। प्रोलैक्टिन इज हाई, ठीक है। ओव्यूलेशन नहीं होता है इस टाइम पे, सो इट इज अ पीरियड ऑफ नेचुरल बैरियर। ये एक नेचुरल बैरियर का काम कर रहा है। ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, देयर इज नो एग फॉर्मेशन, सो देयर इज नो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, नो चांस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट फ्रॉम द स्टार्ट विद द केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड मतलब क्या है? देखो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, द चैप्टर इज वेरी सिंपल, बस थ्योरी है, ठीक है। तो कोई एक दो कोई ऐसा अगर टर्मिनोलॉजी है जो नहीं समझ में आता तो वो हम देख लेंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस हम देखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर में, कुछ ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, वेरी सिंपल। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा चैप्टर आज हम कवर अप कर ले, थोड़ा पेस स्पीड अप करेंगे अपना, ताकि हमारा सिलेबस भी हो। क्योंकि कल आपको पता होना चाहिए, कल आपकी रिवीजन क्लास नहीं चल रही। संडे को आपका संडे को टेस्ट नहीं है, ठीक है। आपका संडे को टेस्ट नहीं है, रिवीजन क्लास आपकी जो है स्क्रीन जूम करके ना, मतलब राइट डाउन करने में मुझे इशू आएगा। आई नीड सम ब्लैंक स्पेस आल्सो, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे मत पढ़ो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। यू डोंट नीड टू रीड व्हाट्स रिटन ऑन द स्क्रीन। आपका संडे को बच्चों टेस्ट नहीं हो रहा है, मैं बता देती हूँ, और इसलिए सैटरडे को रिवीजन क्लास नहीं हो रही। इसका रीजन ये है कि अभी सिलेबस भी हमारा थोड़ा सा लैग है, तो हमें सिलेबस को भी पेस अप करना है। नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट होगा, तो बेटर है कि ये इजी गोइंग चैप्टर है, हम इसको फटाफट से जो इसमें समझने का मटेरियल है वो समझ के एंड वी विल गो थ्रू इट। ओके, सो नेक्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या, किस तरीके से बर्थ कंट्रोल की क्या क्या मैकेनिज्म्स है केमिकल मेथड में, यूजिंग सम केमिकल्स, केमिकल लाइक स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स नाम से ही पता लग रहा है, लाइक जैसे पेस्टिसाइड्स फॉर किलिंग द पेस्ट, ऐसे स्पर्मिसाइड्स फॉर किलिंग द स्पर्म्स, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ केमिकल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड। हम इस तरीके के केमिकल्स यूज करते हैं which are hostile for the sperm, which are not which can kill the sperm, which are hostile for the sperms, ठीक है। इस तरीके के केमिकल को यूज करके बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स we can kill the sperms. तो sperm को kill करके we can put a barrier of the for the fertilization. Sperm will not be able to fertilize the egg because it will be killed before reaching to the egg. कैसे kill हो जाएगा? By using some chemicals. These chemicals are hostile for sperm, ठीक है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स में क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल मेथड में फिजिकल बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। केमिकल मेथड में बाय केमिकल हम स्पर्म्स को किल कर रहे हैं। विजाइना में वी हैव पुट द केमिकल which are hostile for the sperm. मैकेनिकल मेथड में हम क्या कर रहे हैं? बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। तो वी आर स्टॉपिंग द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द ओवम। तो आपने स्पर्म और ओवम के बीच में क्या क्रिएट कर दिया? बैरियर क्रिएट कर दिया। सो वी हैव सम फिजिकल बैरियर्स, फॉर एग्जांपल कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वोल्ट्स। तो कॉन्डम जो है दोनों के लिए होता है, मेल कॉन्डम्स भी होता है, फीमेल कॉन्डम भी होता है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वोल्ट्स, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आईयूडी पे आपके नीट में कई बार सवाल आए हुए हैं, तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स, इन पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है? फिजिकल बैरियर्स है, फिजिकल बैरियर्स है यूज्ड इन फीमेल्स। गुंजन, आप जो ये पॉपुलेशन को लगातार गिन रहे हैं, जो घर बैठ के आपने सेंसस खोल लिया है, यू हैव ओपन द रजिस्टर, गूगल एंड द सेवरल अदर रिसोर्सेज में यू हैव मे बी यू आर लुकिंग फॉर टू रीच द करेक्ट डाटा ऑफ पॉपुलेशन। इसको कृपया करके आप बंद कर दो, ठीक है। लेट्स क्लोज योर पार्ट टाइम ऑफिस राइट नाउ ना। सेंसस वाला काम आप क्लास के बाद कर लेना, ठीक है। कम बैक टू द क्लास एंड लुक एट द स्क्रीन, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने, वी हैव डन मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में फिजिकल बैरियर है। क्वेश्चन कहाँ से? आईयूडी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा आपको डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फिजिकल बैरियर है, फीमेल में यूज किए जाते हैं। कॉन्डम जो होता है वो मेल कॉन्डम भी होता है, वी हैव मेल कॉन्डम, वी हैव फीमेल कॉन्डम, बोथ। अच्छा, मेरे को बताओ कि डज द फिजिकल बैरियर able to
stop the sexual transmitted disease? मतलब is it able to prevent the person? No, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Its answer is yes. ठीक है ना? So physical barriers लिख लो, point add कर लो कहीं साइड में, ठीक है? Physical barriers are able to prevent at the point. Physical barrier able to prevent, ये आपको पता होना चाहिए, इस पे एक सवाल आ सकता है. Able to prevent the contraction from sexual transmitted disease. Sexually transmitted disease, जैसे आपकी एड्स जो है वो कैसी डिजीज है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD, ठीक है? मैम गाइनोरिया भी. गाइनोरिया है, वेरी नाइस, गाइनोरिया, Warts. ठीक है? So हाँ बिल्कुल, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो आप बोल रहे हैं ये आप 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इज इधर बता रखा है, नेक्स्ट इज कॉन्डोम. कॉन्डोम मैंने बता दिया आपको, दे यू हैव मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम बोथ. डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड सर्विक्स क्या कर रहे हैं? व्हाट दे आर डूइंग? दे आर ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, ठीक है? तो दे आर यूज्ड इन फीमेल्स, ठीक है? दे आर यूज्ड इन फीमेल्स, दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, ठीक है? नेक्स्ट इज IUDs. What is IUDs? नाम से ही पता लग रहा है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. So they are put in the uterus. Uterus. Okay? They are inserted in the uterus. That's why they are called intrauterine devices. Intrauterine devices 3 टाइप की होती हैं. पहला नॉन मेडिकेटेड, दूसरा क्या है? कॉपर रिलीजिंग, और तीसरा हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है? बेसिकली सारी ही आईयूडी जो है, तीनों तरीके की आईयूडी जो है क्या कर रही हैं? एक मेथड ऑफ प्रिवेंशन है ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, लेकिन तीनों का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है, तो वो हमें पता होना चाहिए. नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज क्या कर रही हैं? बताइए क्या कर रही है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज? कैसे कॉन्ट्रासेप्शन को रोक रही हैं? किस तरीके से रोक रही हैं? बाया फैगोसाइटोसिस, ठीक है? तो ऐसे सवाल आया हुआ है आपको कि जैसे कोई नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का नाम दे दिया, ठीक है? लिख दिया कि प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन या प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, लिख दिया बाय. कैसे प्रिवेंट कर रही है? ऑप्शन ए, हार्मोन का लेवल कोई दे दिया कि प्रोजेस्टेरोन जो है उसका लेवल इसने डिक्रीज कर दिया, या फिर इसने स्पर्म को किल कर दिया, या स्पर्म की मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर दिया, या फिर इसने फैगोसाइटोसिस कर लिया स्पर्म का. तो ये तो पता है हमें कि इट प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, बट हाउ इट प्रिवेंट द प्रेगनेंसी वो हमें पता होना चाहिए. तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, हाउ इट प्रिवेंट द प्रेगनेंसी? इट फैगोसाइट द स्पर्म, ठीक है ना? होता क्या है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी क्या करती हैं? यूट्रस के अंदर जो मैक्रोफाजेज, आपकी मैक्रोफाजेज जानते हो आप? आई थिंक यू ऑल नो मैक्रोफाज, पढ़ा है 11th में. कैसी सेल है? फैगोसाइटिक सेल्स है, राइट? फैगोसाइटिक सेल्स है, राइट? ठीक है? तो क्या कर रही है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज? आपके यूट्रस के अंदर मैक्रोफाजेज को इनवाइट कर रही है. लॉट ऑफ मैक्रोफाजेज आर इनवाइटेड इन द यूट्रस. तो वहां पे क्या होगा? जो मैक्रोफाजेज हैं वो क्या करेंगे? स्पर्म्स को फैगोसाइटोसिस कर लेंगे स्पर्म का, एंड स्पर्म विल बी किल्ड, एंड यस, स्पर्म को मार देते, ठीक है? एंड प्रेगनेंसी विल बी प्रिवेंटेड. नेक्स्ट टाइप ऑफ आईयूडी इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी. कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कैसे काम कर रही है? काम वही है, काम का सबका जो मेन जो मकसद है वो सबका सेम है, प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी, लेकिन करने का तरीका हमें पता होना चाहिए, वो सबका अलग अलग है. चांसेस ऑफ फेलियर, इसमें चांसेस ऑफ फेलियर जो है सबसे ज्यादा नेचुरल मेथड्स में होते हैं, उसके बाद चांसेस ऑफ फेलियर जो है कम हो जाते हैं. आईयूडीज में देयर आर लेस चांसेस ऑफ फेलियर, ठीक है? ओके. कॉपर रिलीजिंग सेल्स क्या कर रही हैं? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज क्या कर रही हैं? कॉपर रिलीज कर रही हैं, ऑफ कोर्स. अब यूट्रस के अंदर कॉपर का होना क्या करता है? यूट्रस के अंदर कॉपर का होना जो है स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करता है, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को यूज करता है. जो चांसेस ऑफ फेलियर की आप बात कर रहे हैं, किसने पूछा था मुझसे? सुंदस ने पूछा है. चांसेस ऑफ फेलियर अगर मैं कंपेयर करूं, लेट्स सपोज मुझे कंपेयर करना है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में, और
कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में मेरे को लेट्स सपोज कंपेयर करना है कि चांसेस ऑफ फेलियर किस में ज्यादा है, तो व्हाट विल यू से, चांसेस ऑफ फेलियर कॉपर आईयूडी में ज्यादा है, क्योंकि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी तो फैगोसाइटोसिस ही करवा दे रही है, स्पर्म को डायरेक्ट किल करवा दे रही है, बट कॉपर रिलीजिंग आईयूडी स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर रही है। लेकिन देयर आर चांसेस ना, ऐसा चांस हो सकता है, ऐसे केस हो सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ दैट स्पर्म फर्टिलाइज कर जाए, बिकॉज स्पर्म इज स्टिल सर्वाइविंग, स्पर्म इज स्टिल अलाइव, एबल टू मोटाइल ऑल्सो, मूव भी कर पा रहा है, मे बी उसकी मोटिलिटी रिड्यूस हो गई है बट स्टिल वो जिंदा है, काम कर रहा है। सो चांसेस ऑफ फेलियर अगर हम कंपेयर करें तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में ज्यादा बोलेंगे। ठीक है, तो काम करने का तरीका समझ में आया नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का? यस मैम। क्लियर है? नेक्स्ट यूज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कैसे काम कर रही है? एनीवन? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कैसे काम कर रही है? रेगुलेट कर देती है। किसको रेगुलेट कर रही है? अच्छा ये बताओ, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या स्पर्म्स को किल कर रही है? आर दे किलिंग स्पर्म्स? नो मैम। आर दे किलिंग स्पर्म्स? नो। तो क्या कर रही है ये? लेयर का नेचर चेंज कर देते हैं। They are making the environment hostile for sperm. स्पर्म को डायरेक्टली नहीं मार रही, उसके जीने की कंडीशंस मुश्किल कर दी है। ठीक है ना, वातावरण आसपास का ऐसा बना दिया है कि स्पर्म खुद ही मर जाएगा। मेकिंग द एनवायरमेंट हॉस्टाइल फॉर स्पर्म। ठीक है, यानी कि यूट्रस को कैसा बना रही है? हॉस्टाइल सर्विक्स को कैसा बना रही है? हॉस्टाइल बना रही है स्पर्म के लिए। लेकिन फिर भी मान लो लेट सपोज अगर स्पर्म एबल टू सर्वाइव, even if sperm able to survive even of hostile environment, even if sperm able to survive, अगर sperm जो है survive कर गया, तो the next barrier created by hormone releasing IUD is they making uterus unsuitable for implantation. Uterus unsuitable for implantation. ठीक है ना, कि अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो यूट्रस जो है वो इम्प्लांट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, सो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या कर रही है पता होना चाहिए। व्हाट विल बी योर होमवर्क? आप हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के नाम दे रखे हैं। ठीक है, कुछ नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज के नाम है जैसे लिप्टोलूप, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के नाम है LNG-20 एंड ऑल। आप वो नाम याद करके आएंगे, एग्जांपल्स आप याद करके आएंगे। ठीक है, मैं नहीं बता रही हूँ, आपके एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स है वही आते हैं, एग्जांपल आपको याद करने। कॉपर रिलीजिंग के भी? यस, कॉपर रिलीजिंग के भी। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चंस ना, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। आईयूडी पे क्वेश्चन आए हुए कई बार आए हुए, मैंने 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये ऑप्शन होगा इसका। क्या होगा आंसर इसका? सी मैम, द सस्पेंस स्पर्म दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। ठीक है ना, तो क्लियर है? अब गैमेटोजेनेसिस रिपीट नहीं करे, गैमेट तो बनेगा, ओव्यूलेशन भी होगा। ठीक है ना, फीमेल कॉपर रिलीजिंग आईयूडी नॉट अफेक्टिंग फीमेल, एनी फीमेल नॉट अफेक्टिंग any female reproductive part। ठीक है ना, कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अफेक्ट नहीं हो रहा है। क्या अफेक्ट हो रहा है? स्पर्म अफेक्ट हो रहा है, जो स्पर्म की मोटिलिटी है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो सप्रेस हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। दिखाई दे रहा है सबको? शुड आई जूम इट आउट? यस मैम, ठीक है। In the context of aminosynthesis, which of the following statement is incorrect? Usually done when woman is between 14 to 16 weeks pregnant. डी। सबका डी है? किसी को कोई डाउट है? डी ऑप्शन पर। Everyone is saying D. Nice. D is the right answer. ठीक है, अगर आपको क्लेफ्ट पैलेट नहीं भी पता, then even also
यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं बताऊंगी वैसे व्हाट इज क्लेफ्ट पैलेट इज, लेकिन अगर आप किसी को नहीं भी पता, सब सारी चीजें हमें नहीं पता हो सकती, तब भी हम इजीली आंसर कर सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है अमीनोसेंटेसिस क्या कर रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा है। यस मैम। ठीक है। कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स, एवरीवन डू यू नो कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स? मैम कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर जो जेनेटिक आपके डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, क्रोमोसोमल एनॉमली जहाँ है, क्रोमोसोमल एनॉमली मतलब क्रोमोसोम में गड़बड़ होगी आपके, यू हैव 23 पेयर क्रोमोसोम ना, तो क्रोमोसोम की या तो नंबर में गड़बड़ होगी, कि आपके 23 पेयर की जगह 22 पेयर क्रोमोसोम हो गए, कुछ भी, मे बी नंबर में गड़बड़ हो, ठीक है, या फिर नंबर सही है लेकिन आपके क्रोमोसोम गड़बड़ है, हो सकता है किसी क्रोमोसोम की एक आर्म हट गई हो, ठीक है। अब जैसे डाउन सिंड्रोम है यहाँ पे, तो डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ है, क्रोमोसोम के नंबर में गड़बड़ है, ठीक है, देयर आर सम एलिमिनेशन ऑफ सम क्रोमोसोम्स। तो कोजेनेटल डिसऑर्डर जहाँ पे क्रोमोसोमल एनॉमली है, इस तरीके की चीजें भी डिटरमाइन की जा सकती हैं अमीनोसेंटेसिस से। कब की जा रही है? 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट। तो अभी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हैं। यस मैम। अमीनोसेंटेसिस कब कर सकते हैं भाई? प्लेसेंटा बनने से पहले तो कर ही नहीं सकते, है ना, प्लेसेंटा तो बन जाएगा अमीनोसेंटेसिस करने से पहले। क्लियर है? ये हमने प्लेसेंटा फॉर्मेशन में डिस्कस किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं करवाया। किया था हमने प्लेसेंटा फॉर्मेशन के टाइम पे अमीनोसेंटेसिस, ठीक है। कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट क्या है? क्लेफ्ट पैलेट जो है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ना ही कोई क्रोमोसोमल एनॉमली है। ये होता क्या है, कई बार जैसे हमारा जो पैलेट है ना, तो हमारे पैलेट फॉर्मेशन में कई बार गड़बड़ हो जाती है। सेक्स डिफॉर्मेशन वीक 7 में कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वीक 7 में कर सकते हैं हम, ठीक है गुंजन। सेक्स डिटर्मिनेशन, हाँ जी, सेक्स डिटर्मिनेशन आप कर सकते हैं वीक 7 में। सो कैन बी यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। पैलेट क्या होता है? ऊपर जो आपका पैलेट होता है, द अबव सरफेस ऑफ द माउथ, उसके फॉर्मेशन में कई बार क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपके अमीनोसेंटेसिस से नहीं पता लगेगी। वो जब आपका माउथ डेवलप कर रहा है, जब पैलेट डेवलप कर रहा है, उस टाइम चीजें सही से बन रही हैं नहीं बन रही, वो चीजें अमीनोसेंटेसिस से नहीं पता लगाई जा सकती। अमीनोसेंटेसिस में क्या है, बस आपके कुछ सेल्स हैं एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो के सेल्स के डीएनए के थ्रू जो चीजें पता चल सकती हैं, वही अमीनोसेंटेसिस से पता लगाई जा सकती हैं, बाकी चीजें नहीं पता लगाई जा सकती। क्लियर है? यस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ methods for preventing pregnancy is oral devices, that is hormonal birth control pills, hormonal birth control pills। हाँ जी, एमनियोटिक फ्लूइड में ही सेल्स होती हैं आपकी, उन्हीं को हम ले रहे हैं और उसी से सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं दीपक, उसी प्रोसेस को अमीनोसेंटेसिस बोल रहे हैं, ठीक है। 4 लेयर्स होती हैं आपके एम्ब्रियो में, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड यॉक सेक। तो वही एमनियन जो है, एमनियन में अमनियोटिक फ्लूइड है। ओके, तो ओरल पिल्स में क्या है, इसमें आप हार्मोन जो है एडमिनिस्टर कर रहे हो बॉडी के अंदर, हार्मोन को बॉडी के अंदर डाल रहे हो एक्सटर्नली। अब हार्मोन 2 तरीके से डल सकता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन और वाया दूसरा क्या है, इंजेक्टेबल्स। सुना होगा आपने, दे आर इंजेक्शंस की फॉर्म में, ईदर यू कैन टेक द हार्मोन और यू कैन टेक द हार्मोन्स इन ओरल फॉर्म। अभी हम पढ़ेंगे कौन से हार्मोन और उनका क्या काम होता है, कौन से हार्मोन ले रहे हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन 2 तरीके से। इंजेक्टेबल्स आर मोर इफेक्टिव। व्हाई दे आर मोर इफेक्टिव? क्योंकि आपने हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया है। ओरल में यू हैव टेकन इन योर गट सिस्टम, तो ब्लड तक हार्मोन को जाने में टाइम लगेगा, इट विल बी एब्सॉर्ब फ्रॉम योर इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। इंजेक्टेबल डायरेक्ट आपके ब्लड में आए तो इंजेक्टेबल्स आर मोर इफेक्टिव। अब कौन सा हार्मोन का डोज आप ले रहे हो, बी इट ऑरली और बाय इंजेक्टिंग, कौन सा हार्मोन का डोज ले रहे हो टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी? ऑफ कोर्स प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। कैसे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बाहर से अगर आप बॉडी में डाल दोगे तो कैसे प्रेगनेंसी रुक जाएगी? प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन तो हम प्रोजेस्टेरोन तो हम पढ़ते हैं, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, राइट। एफएस का वो उस पे इफेक्ट कर देगा। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन क्या करेंगे, लिख लो, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या करेंगे, नेगेटिवली फीडबैक पहुंचाएंगे किसको, एफएसएच और एलएच को। तो एफएसएच और एलएच जो है उनके अमाउंट ऑफ रिलीज पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा।
और ओवरी जो है वो ग्रो नहीं करेगी, ओव्यूलेशन नहीं होगा, एंड they will act as such, in such a way they will act as a contraceptive method. Yes, negative feedback to the gonadotrophin releasing hormone, that is FSH and SH. क्लियर है? यस मैम। तो ये आप इसमें भी अगेन आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सहेली, आपके एनसीईआरटी ने सहेली मेंशन किया है, तो सहेली बिकम्स इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है। ये एक ऑरल कंट्रासेप्टिव है। नॉन स्टीरॉइडल प्रिपरेशन है। नॉन स्टीरॉइडल क्यों? स्टीरॉइड्स नहीं ऐड करें, यानी कि दे विल नॉट अफेक्ट योर इम्यून सिस्टम, इसलिए सेफ बताई जाती हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव। व्हाई दे आर कॉल्ड सेफ? व्हाई दे आर कॉल्ड सेफ? बिकॉज दे विल नॉट अफेक्ट योर इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट नहीं करेंगे। What will they affect? They will affect your menstrual cycle. What they will affect? They will affect your menstrual cycle. ठीक है, not your immune system. ठीक है, so females usually take this. हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। पहले कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते थे ना, क्योंकि आप बाहर से जब हार्मोन डाल रहे हो तो जिस सॉल्यूशन में डाल रहे हो मे बी दैट सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सर्टेन कंटेंट जिसको बॉडी एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसीडर कर सकती है। हो सकता है बॉडी उसे एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसीडर करे, मे बी अटैक हो जाए, ठीक है ना, कोई इम्यून अटैक हो जाए उसके ऊपर, इट विल अफेक्ट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। सहेली बाद में आई थी, सहेली इज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। यस मैम। क्लियर है? सो नथिंग हाई-फाई इज देयर, ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें हैं इसमें। these were the chemical methods, mechanical methods, then IUDs, intrauterine devices, and then what we have studied, hormonal pills. सारे methods का काम है प्रेगनेंसी को रोकना, but how they are preventing the pregnancy, that is important to be aware of. Next and last इसमें है surgical methods. Surgical methods are the permanent methods. They are the permanent contraceptive methods. Permanent contraceptive methods. अभी तक जितने भी मेथड हमने पढ़े उनमें क्या है, जब तक आप उस पर्टिकुलर मेथड को यूज कर रहे हो यू आर एबल टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। लेकिन जब आपने वो मेथड यूज नहीं किया then yes they were reversible, ठीक है ना, unless and until you are using the method you are able to prevent the contraception. But surgical methods में क्या है, they are the permanent contraceptive methods. Once you have gone through any surgical method, you will be permanently prevented from the contraception. You will not able to contracept in all over your life. इसके सबसे famous example tubectomy and vasectomy. Tubectomy in female and vasectomy in male. Tubectomy in female and vasectomy in male. Vasectomy में क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिकली सर्जिकल मेथड का मोटो क्या है, गैमेट के ट्रांसपोर्ट को रोक देना। ओवम को बनने से नहीं रोक रहे हम, एग इज फॉर्मिंग, एग के ट्रांसपोर्ट को हमने रोक दिया है, ठीक है। ऐसे ही तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, मेल में वी हैव वास्ट डिफरेंस एंड फीमेल्स में वी हैव फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। मेल्स में वी हैव वास्ट डिफरेंस एंड फीमेल्स में वी हैव फैलोपियन ट्यूब। तो हमने क्या किया, किस पे काम किया इसमें, वास्ट डिफरेंस का एक छोटा सा पार्ट हटा के उसको टाई कर दिया। तो इसके लिए सर्जिकल क्यों है, क्योंकि इसके लिए स्मॉल इंसिशन लगाना पड़ता है, यू आर एंटरिंग इनटू द रिप्रोडक्टिव पार्ट, सो दैट्स व्हाई द मेथड इज सर्जिकल। रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप इंसिशन कर रहे हैं, वहां से आप वॉस डिफरेंस को थोड़ा सा कट करके उसे टाई कर रहे हैं। जब आपने वॉस डिफरेंस को यहाँ से कट कर दिया तो यू हैव क्रिएटेड अ गैप। मानो कि कोई रस्सी थी, इस तरीके से आपने क्या किया, रस्सी को कट कर दिया, इस तरीके से कट कर दिया एंड व्हाट यू विल सी, तो अब ये गैप बन गया एंड देन यू हैव टाइड इट, हाँ जी बोलिए। मैम विदाउट कटिंग नहीं हो सकता, जैसे इसे सिर्फ फोल्ड करके टाइटली बांध दिया तो क्या नहीं जरूरी है मैम कि इसे कट करके ही हो सके? यस ऑफ कोर्स, बिना कट करे आप कैसे पाथ को ब्लॉक कैसे करोगे? आर यू थिंकिंग कि हम पाथ के बीच में कुछ डाल दें? इज इट? यस मैम। नहीं, उससे क्या होगा, इट मे क्रिएट सम हैम्पर टू द, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेथड है ना। आप सोचो कि आप बॉडी के किसी पार्ट में एक्सटर्नली कोई चीज डालने का सोच रहे हो, विल इट बी गुड टू यूज? अगर मैं कहूँ कि आपके ब्लड वेसल में मैं कुछ एक ब्लॉक लगा दूं, तो वो चीज आप बॉडी के अंदर कोई चीज ऐड नहीं कर सकते,
ठीक है, Okay. दैट्स व्हाई परमानेंटली आप ऐड नहीं कर सकते। इससे पहले जितने भी बैरियर मेथड हमने पढ़े जिनमें हम कोई ना कोई चीज ऐड कर रहे हैं, तो दे ऑल आर रिवर्सिबल, दे इफ दे आर एडेड दे कैन बी रिमूव्ड आल्सो। परमानेंटली हम कोई चीज ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम काट रहे हैं, इंसाइज कर रहे हैं, इंसिशन कर रहे हैं, और उसके बाद हम टाई कर रहे हैं। सो वी हैव क्रिएटेड अ गैप, द ट्यूब हैज बीन, द ट्यूब इज नॉट कंप्लीट, द ट्यूब हैज बीन कट डाउन एंड देन टाइड अप। ऐसा ही फेलोपियन ट्यूब के साथ हमने किया है सेम। मैम ये मेथड करने से मतलब करने से रेस्ट भी लेना होता है ना 3-2 मंथ्स का? हाँ बिल्कुल, बिकॉज इट, देखो कहीं भी जब आपने बॉडी के इनर पार्ट के साथ कुछ भी किया है, सो यू आर बिकम लिटिल बिट फ्रेजाइल, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ कोर्स, जैसे आप नॉर्मल सर्जरी से आपको रेस्ट बताते हैं, तो दिस आल्सो अ टाइप ऑफ सर्जरी, इसलिए रेस्ट बताते हैं, यस मैम। ठीक है, बिकॉज इट्स अ सर्जिकल मेथड। तो यहाँ पे क्या है, आपका इनर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वहां पे काम किया गया है, ट्यूब्स हैज बीन कट डाउन एंड दे आर टाइड अप। तो ये जो कोई भी अगर आपका लिविंग टिश्यू कट डाउन करा जा रहा है, बी इट आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी तो लिविंग है ना, तो जब आप कोई भी, अगर कोई और सर्जरी आपकी, मान लो कोई हैंड सर्जरी है, लेग सर्जरी, कोई भी सर्जरी करते हैं और कोई भी लिविंग टिश्यू अगर कट करते हैं, तो आपको रेस्ट का टाइम चाहिए। व्हाई यू आर टेकिंग द रेस्ट? क्योंकि आपका वो जो पार्ट है वो कंप्लीटली हील हो सके, रिकवर, यस रिकवर हो सके वो, दैट्स व्हाई यू नीड रेस्ट। क्लियर? कि आप सर्जरी के तुरंत बाद हैवी लोड काम नहीं कर सकते। दिस इज हिस्टेरेक्टोमी, इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ, वैसे पूछ रहा था लास्ट क्लास में कौन, यस यूट्रस, ठीक है ना, लास्ट क्लास में आई थिंक कोई बच्चा पूछ रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में डाल दिया। हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो इसमें क्या, यस वेरी नाइस ना, हिस्टो वर्ड जो है यूट्रस के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। यस मैम। पर एक बार अटेंडेंस दे दो मुझे आप लोग अपना बीच में। Just a second. इतने आप लोग मुझे रिप्रोडक्टिव, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास थे वो सॉल्व करेंगे, यस ठीक मैम। है। चैट बॉक्स में सब इसका आंसर लिख के छोड़ दो। आई एम टेकिंग द अटेंडेंस इन बिटवीन। चैट बॉक्स में सब इसका आंसर लिख के छोड़ दो। जस्ट अ सेकंड। अभी तक जो हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, किसी को कोई डाउट है वहां तक? मैम एक ही बच्चे ने आंसर दिया है सिर्फ, दीपक। आंसर सभी करेंगे। आई विल आस्क द स्टूडेंट जिसने आंसर नहीं किया, उसका नाम मैं लूंगी, ठीक है ना। तो जितने मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, अटेंडेंस देने में मुझे लग जाता है थोड़ा सा टाइम, तो इतने आप लोग एंगेज रहेंगे, कोई भी फ्री नहीं बैठेगा। ओके, अर्पिता तिवारी, अर्पिता तिवारी, परी श्रीवास्तव, जागृति कश्यप। मैम जागृति का डाटा खत्म हो गया, ज्वाइन नहीं किया। हाँ जी, मैम जागृति का डाटा खत्म हो गया इसलिए उसने ज्वाइन नहीं किया, उसने मैसेज किया था मैम। ठीक है। मेरे पास भी कुछ बच्चों का मैसेज आया है, उनका मैसेज मैं क्लास के एंड में देख लूंगी। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो फिर आई विल मेंशन, रिमार्क में मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। मैम निगम और वो भी है सर, उन दोनों का भी यही है, डाटा खत्म हो गया है। आपके पास मैसेज किया है किसी ने? जागृति, मैम मैसेज आया था, ठीक है, चैट बॉक्स में भी डला हुआ है। जागृति, निगम और अशर तीनों का नेट खत्म हो गया है, ठीक है, फाइन, ओके ओके। सबा परवीन, सबा परवीन, साक्षी सिन्हा, यस मैम। प्रियांशु पाल, यस मैम। अनुष्का, अनुष्का ओके प्रेजेंट, ठीक है। परी, आदित्य कुमारी, आदित्य कुमारी, ओके। सृष्टि सुमन, सृष्टि सुमन, प्रभजोत कौर, मैम प्रभजोत कौर प्रेजेंट। मोहम्मद अशर, अशर ओके, नेट खत्म हो गया ना, मोहम्मद अशर, ठीक है। प्रभजोत प्रेजेंट है,
दीपक सिंह, प्रेजेंट मैम। राधिका भागेल, मैम इट्स बघेल, प्रेजेंट मैम। इट्स बघेल, ठीक है, सॉरी बच्चा, राधिका बघेल, फाइन, प्रेजेंट। श्रेशी, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट, ओके। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। दीपांशी, दीपांशी, प्रेजेंट। नितिका, प्रेजेंट। Yes, ma'am. सॉरी, अर्चना, प्रेजेंट मैम। गुंजन, यस मैम। मोनू, लक्ष्मी कुमारी, प्रेजेंट मैम। मेघाभिष्ट, Present, ma'am. लवली, वंशिका, अक्षत कश्यप, अनुष्का दुबे, प्रवीण, खशफ, अजरा परवीन, स्नेहा, कोमल, मोहम्मद जुनैद। कोमल प्रेजेंट, कोमल प्रेजेंट, यस मैम। ओके। मोहम्मद जुनैद, प्रेजेंट मैम। राज, शीतल, मनीषा, यस मैम। टीना, गायत्री, आयुष बंसल, यस मैम। गायत्री प्रेजेंट, यस मैम। आयुष बंसल, आयुष बंसल absent today, यस मैम। and सुंदर। ये गुंजन, आई थिंक गुंजन है, दीपक है, जिन्होंने सबकी प्रेजेंट और absent ना, अगर कोई मिस आ जाए सो गुंजन इज देयर और दीपक इज देयर, किसका वॉइस है ये? लुबना, लुबना आपका नाम तो आया नहीं, आई थिंक। यस, आप कल नहीं थे क्या क्लास में? लुबना यू वाज नॉट देयर इन द लास्ट क्लास, राइट? वंदना का नाम भी नहीं आया, ठीक है, मैं नाम ऐड कर रही हूँ डाटाबेस में, जिनका नाम नहीं आया जस्ट लेट मी नो वंस। वंदना, ओके। एनीवन एल्स जिसका नाम नहीं आया? एनीवन एल्स? मैम निगम का लगा दीजिएगा मैम। हाँ, निगम, ओके, निगम लगा दिया मैंने, निगम को लगा दिया है, मैम अशर का भी। अशर का लगा दिया, एक मिनट। निगम आई थिंक नॉट हियर, निगम, निगम का नाम नहीं है, अशर का है कुछ, निगम, ओके, निगम। और कोई बच्चा जिसका नाम नहीं आया हो? बस इतना ही था, ठीक है, ओके। So you have answered the question, right? Let's see क्या आंसर क्या है आप लोगों ने। ऑप्शन Ma'am, A. डी, someone is saying B and D. Okay. So let's read from A to D. Fertilization can occur only if the sperm and ovum are transported simultaneously to the ampullary isthmic junction. ये बात ठीक लग रही है क्या किसी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. ये बात सही नहीं है। What is written? Simultaneously. Simultaneously मतलब एक साथ। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ओवम टपका और तुरंत स्पर्म टपक जाए तभी फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना? Simultaneously is a wrong word. Yes, the fertilization occur in ampullary isthmic junction, but simultaneously is a wrong word here. So the statement मैम becomes पर एनसीईआरटी में लिखा था कि अगर ये साथ साथ नहीं आएंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए हर कोई टेस्ट मैम फर्टिलाइजेशन में रिजल्ट नहीं करता। लेकिन बिल्कुल साइमल्टेनियसली तो नहीं होगा, साइमल्टेनियसली वर्ड नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये बात है कि जब तक ओवम यहाँ पे एम्पुलर इस्मिक जंक्शन में है, अगर तब तक स्पर्म वहां पहुंच जाएगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि जैसे ही ओवम रिलीज हुआ वैसे ही स्पर्म वहां पहुंच, ओवम स्टेज जस्ट फॉर सम टाइम इन द एम्पुलर इस्मिक जंक्शन, उसके बाद ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं होता देन इट मूव अहेड। तो जब तक ओवम एम्पुलर इस्मिक जंक्शन में है, अगर तब तक स्पर्म रीच टिल द जंक्शन तो फर्टिलाइजेशन आपका हो जाएगा। मैम पर बहुत सारा क्वेश्चन तो यही सही रहता है मैम। यस मैम। एनसीईआरटी के अंदर साइमल्टेनियसली लिखा हुआ है। रीड द एनसीईआरटी लाइन।
एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो आप लोग। एनसीईआरटी में Yes, ma'am. साइमल्टेनियसली, हाँ मैम जी, ओवन 24 आवर्स तक मतलब इंतजार करता है स्पर्म का। हाँ यही मैं बोल रही हूँ ना, साइमल्टेनियसली इज नॉट द करेक्ट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट मैम स्टेटमेंट, साइमल्टेनियसली नहीं लिखा। यही बोल रही हूँ मैं, साइमल्टेनियसली अगर नहीं होता देन स्टेटमेंट बिकम्स राइट। मैम स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई, यस मैम। जस्ट अ सेकंड। अभी विजिबल है? साइमल्टेनियसली लिखा हुआ है मैम। बच्चे क्या होता है, ओवम जो है वहां पे एम्पुलर इसमें जंक्शन में ओवम आ गया, तो ये नहीं है कि ओवम आ गया और बस फिर ओवम चला जाएगा, ओवम स्टेज देयर फॉर सम टाइम। अगर तब तक स्पर्म वहां आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं आता तो नहीं होगा। मैम पर अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी ओवम के आते ही वहां पे है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मान लो वहां पे स्पर्म नहीं है और आफ्टर सम टाइम, अगर जितनी देर वो ओवम वहां पे है 24 आवर्स तक अगर ओवम वहां है, ठीक है, या फिर जो भी टाइम पीरियड तक ओवम वहां है, अगर तब तक स्पर्म पहुंच जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कह रहा है फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ, कह रहा है फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी होगा जब ओवम और स्पर्म ना एम्पुलर इसमें जंक्शन में एक साथ आए। अब स्टेटमेंट को पढ़ो, स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। में लिख रखा है ओवम एंड स्पर्म आर द ट्रांसफर साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। यस लेकिन यहाँ पे देखो, यस मैम। इधर लिखा है ओनली इफ। मान लो अगर स्पर्म और ओवम एम्पुलर इसमें जंक्शन में साइमल्टेनियसली नहीं गए, ठीक है, ओवम यहाँ पे है और उसके कुछ टाइम बाद ओवम एम्पुलर इसमें जंक्शन में ही है, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद स्पर्म यहाँ आ रहा है, तो फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा ये बता दो मुझे। होगा मैम। अभी होगा ना, अभी होगा ना। ये स्टेटमेंट कैसा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कह रहा है फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी होगा जब ओवम और स्पर्म जो है वो एक साथ इस एम्पुलर इसमें जंक्शन में पहुंचे। अगर स्पर्म बिल्कुल तुरंत नहीं पहुंचा, मान लो 5 सेकंड बाद आया, मान लो 10 सेकंड बाद आया ओवम के, तो क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा? हो जाएगा ना, होगा मैम। लेट्स व्हाट द स्टेटमेंट बिकम इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द 5th मंथ, ये बात ठीक है? करेक्ट है। ये करेक्ट है, करेक्ट है। ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये बताओ, वो तो प्रोजेस्टेरोन का और एलएच का होता है। एफएसएच, वेरी नाइस। प्रोजेस्टेरोन का कब होगा ये मैम, बताओ साहब। मैम जो न्यू एडिशन है ना एनसीईआरटी, उसमें लिखा है फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ ओवम एंड स्पर्म ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। यस मैम लिख रखा है। मैम न्यू एडिशन में सेम, मैम न्यू एडिशन में पूरा यही लाइन लिखा है, सेम टू सेम। अच्छा जी, ये बस वैसे आई हैव रेड द ओल्ड एडिशन, लेकिन ये बात सही नहीं है अगर लिखा भी है तो, इट नीड्स, मे बी इट नीड करेक्शन। लेकिन आप बता रहे हो न्यू एनसीईआरटी में ऐसा लिखा, तो आई विल चेक इट एंड विल लेट यू नो पक्का अगली क्लास में, ठीक है ना। इसको आप होल्ड पे डालो अगर रियली में एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा है तो। एनसीईआरटी मैं आपको फोटो भेज दूं अभी? नहीं, आप फोटो मत भेजो, आई विल डिस्कस इट आल्सो देन विल लेट यू नो, क्योंकि ये ऐसा सच में है तो नहीं, बिकॉज हमें भी पता है, हमें समझ में आ रहा है स्टेटमेंट पढ़ के कि ओवम अगर रिलीज हो गया, अगर स्पर्म उसके 5 सेकंड बाद एम्पुलर इसमी जंक्शन में पहुंच रहा है, उसके 10 मिनट बाद एम्पुलर इसमी जंक्शन में पहुंच रहा है, तो फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा ना। यस मैम, वो तो होगा, पर एनसीईआरटी में तभी मैं बोल रही हूँ, मैं इसको डिस्कस करके आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो कोई भी चीज एनसीईआरटी में लिखी है, फिर वो चाहे गलत ही क्यों ना हो, हमें उस पर मतलब फोकस एम्फेसिस करना होगा। बाकी आप मान के चलो दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ओनली इफ लिखा है ना, ये ओनली इफ गलत, ओनली इफ स्टेटमेंट को गलत बना रहा है। कह रहा है फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी होगा जब ओवम और स्पर्म बिल्कुल एक साथ एम्पुलर इसमी जंक्शन में पहुंचेंगे, ऐसा थोड़ी ना है ना, कॉमन सेंस बोलता है इतना तो, ठीक है। आई विल लेट यू नो पक्का ना इन द नेक्स्ट क्लास। आप बता रहे हो अगर न्यू एनसीईआरटी में डिट्टो लाइन है तो मैं आपको उसको प्रॉपर यही है, प्रॉपर समझ गई मैं, प्रॉपर यही लाइन है। तो फिर अगर अभी आपको मैं बोल दूं कि एनसीईआरटी की लाइन को गलत कर दो, हालांकि गलत है वो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट दूंगी तो थोड़ा सा बैक ऑफ करके दूंगी, ठीक है ना। आई विल चेक द सम पेपर्स एंड देन विल लेट यू नो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी स्टेटमेंट के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग बात बोलना
इट्स नीड सम रिसर्च। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे द सिग्नल्स फॉर, लेकिन आप मान के चलो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, वो बात हम डिस्कस कर लेंगे कि अब हमें क्या करना है, मैम एनसीईआरटी के हिसाब से जाना है या नहीं जाना, ओल्ड एडिशन के हिसाब से जाना है कि पुराने एडिशन के हिसाब से जाना है, वी विल डिस्कस इट, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे द सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ठीक सवाल, ठीक है कि गलत है? मैम ये भी करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है। So, correct. statement B and D are correct here, so answer will be 4. ठीक है, अगर ये ओनली इफ नहीं होता ना तो मैं ए को करेक्ट बोल देती पक्का। और एक आपको ट्रिक और बताती हूँ, डाटा खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके मोहम्मद जुनैद। एक और बात बताती हूँ आपको, एक ट्रिक होता है, नॉट इट विल नॉट अप्लाई इन एवरी क्वेश्चन, आप ऐसा मत करना कि तुक्के लगाने ही लग जाओ, लेकिन जो आपके एमसीक्यूज होते हैं आप कभी उनमें नोटिस करना, जिन स्टेटमेंट के अंदर ओनली, ऑलवेज, इस तरीके के एक्सट्रीम वर्ड्स यूज होते हैं ना, जनरली दिस स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, जनरली यू मे ऑब्जर्व इट, ये आप कभी करके देखना, ठीक है ना। ये एक बहुत वेग ट्रिक है, इसको आंख बंद करके नहीं अप्लाई करना, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आपको बोल दे कि स्टारफिश एंड नहीं, स्टारफिश नहीं, कोई आपको बोल दे इकाइनोडर्म्स आर फाउंड ओनली इन मेरीन वाटर, इकाइनोडर्म्स आर फाउंड ओनली इन मेरीन वाटर, तो आप सोचो कि मैम ये ओनली इसमें आ गया तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही होना है, ऐसा मत करना, अंधा विश्वास मत करो इस चीज पे। मैंने आपको एक जनरल बात बताई है, इकाइनोडर्म्स आर फाउंड ओनली इन, आपको आ जाए मान ले, आर फाउंड ओनली इन मरीन वाटर, तो ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है कि गलत है? सही है, मरीन वाटर में होता है। हाँ? सही है ना ये बात? यस मैम। इकाइनोडर्म्स आर फाउंड ओनली इन मरीन वाटर, तो मरीन वाटर में ही पाया जाता है। हाँ, तो ये बात सही है ना, लेकिन तो इसलिए मैंने आपको ये बात मैंने इसलिए लिखी क्योंकि आप इस पे ऐसा नहीं कि कहीं भी ओनली देखो तो वो बात गलत ही होगी, बट बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे जैसे कि जो एक जनरल बात होती है ना, एक जनरल स्टेटमेंट, तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस, आप अगर कभी ऑब्जर्व करना पीवाईक्यू को, जहाँ ओनली एंड ऑलवेज जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स यूज हो रहे हैं ना, दे मे बी रॉन्ग, देयर आर चांसेस कि वो गलत हो सकते हैं। आप मतलब ओनली और ऑलवेज देख के ना हमेशा स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ा करो, आप बहुत श्योर हो उस ओनली पे, देन यू विल गो अहेड, अदरवाइज चांसेस आर देयर कि ओनली और ऑलवेज वाले स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं, ठीक है। ये एक रिसर्च के हिसाब से आई एम स्पीकिंग अबाउट। ओके, लेट्स मूव टू द चैप्टर नाउ, व्हाट वी आर डूइंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो इसमें अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको हर मेथड का ना एक्शन पता होना चाहिए, कि आपको ये तो पता है कि ऑल मेथड, जितने भी हमने सारे मेथड्स अभी तक पढ़े हैं, दे ऑल प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रासेप्शन, बट उनका वे ऑफ मैकेनिज्म डिफरेंट है, तो आपको वे ऑफ मैकेनिज्म पता होना चाहिए। इसका मैंने ये टेबल बनाई है, ये टेबल मैं आप लोगों को ग्रुप में ना अलग से भी सेंड कर दूंगी, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के इधर यू पेस्ट इट और राइट इन योर नोटबुक, ठीक है ना। तो ये एक्शंस आपको पता होने चाहिए। रिदम मेथड में क्या है, रिदम मेथड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस को ही हम बोल रहे हैं, जो हमने पीरियोडिक एब्स्टिनेंस पढ़ा है। मैम जब गुंजन ने लाइन लिखी है ना, सेम टू सेम यही लाइन है। हाँ, ये वो लाइन दीपक ने भी लिखी है, हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई हूँ बच्चे, मैं आप लोगों की बात को समझ गई हूँ कि न्यू एडिशन में ये लाइन लिखी है, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट कि हमें पता है ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन अब क्योंकि ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी के न्यू एडिशन में है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैं क्लेम करूं उससे पहले आई नीड सम रिसर्च, तो आई विल डिस्कस इट, आई विल रिसर्च इट, देन आई विल लेट यू। बाकी अभी तक आपका हमारा ज्ञान यही कहता है कि भाई ओनली इफ अगर इस स्टेटमेंट में लगा है तो बात थोड़ी गलत होगी। ये कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी होगा जब ओवम और स्पर्म एक साथ एम्पुलरी जंक्शन में पहुंचेंगे। मान लो ओवम पहुंच गया और स्पर्म रास्ते में है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्या? मैम होगा, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है तो रिसर्च इस पे पक्का बनता है। आई विल डू इट एंड आई विल लेट यू नो। अभी आप इसको होल्ड पे छोड़ दो। अंडरस्टैंड द वर्ड होल्ड? ओके मैम। ठीक है, ओके। रिदम मेथड आल्सो कॉल्ड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हम वुमेन फर्टाइल पीरियड में कोई इंटरकोर्स नहीं कर रहे। वुमेन फर्टाइल पीरियड जब यहाँ पे हाई चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन है, हाई चांसेस है किसके? ओव्यूलेशन के। ये एक टेबल मैंने बना दी, मतलब आपके वो जो एनसीईआरटी है ना, 1-2 पन्नों की पूरी एनसीईआरटी वो इस टेबल में है। तो इस टेबल में सारे मेथड के साथ सारे एक्शन है। आपके लिए शॉर्ट काम हो गया है,
समराइज हो गया, अब इसको लर्न कर लेना आप। विड्रॉल में क्या हो रहा है, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी में क्या हो रहा है, वेसेक्टोमी में क्या हो रहा है, एवरी मेथड वी हैव स्टडीड। आईयूडी पढ़ लिया हमने। आईयूडी 3 तरीके की है, तो आईयूडी अलग अलग है, इसमें एक साथ करके लिखी हुई आईयूडी अलग अलग है। कौन कौन सी थी? नॉन मेडिकेटेड, हार्मोन रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। तीनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में आप एस्ट्रोजन डाल रहे हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों डाल रहे हैं, या फिर खाली प्रोजेस्टेरोन भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। मेल कॉन्डोम is the physical barrier, female condom also is there, ठीक है। Again it is also a physical barrier put into the vagina. Diaphragm क्या है? Diaphragm used in females, पता होना चाहिए, ठीक है, फीमेल्स में यूज होता है। सॉफ्ट रबर कप है एंड प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग एट, कहाँ पे? यूट्रस में हम इसे यूज कर रहे हैं। सर्वाइकल कैप क्या है? सर्वाइकल कैप एंड डायफ्राम और ऑलमोस्ट सिमिलर। ये आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, आपसे सिर्फ इतना हो सकता है कि वेयर दे हैव बीन यूज्ड, दे यूज्ड इन फीमेल्स, ठीक है। क्या कर रहे हैं? बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। फॉर्म्स, जेलीज, क्रीम्स, इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या होता है? इम्प्लांट वी हैव नॉट डिस्कस। व्हाट इज इम्प्लांट? बेसिकली कैप्सूल है जो सर्जिकली स्किन के अंदर आप इम्प्लांट कर देते हो। मतलब ये भी क्या है? ये भी हार्मोन रिलीजिंग ही है, हार्मोन रिलीजिंग ही है ये भी, ठीक है। ये आपने क्या कर दिए? स्किन के अंदर आपने इम्प्लांट कर दिए, कैप्सूल्स आपने स्किन के अंदर डाल दिए, तो अब स्किन के अंदर आपके हार्मोन वो रिलीज कर रहे हैं। मतलब आप ओरली हार्मोन नहीं लेके आपने हार्मोन बनाने का कैप्सूल अंदर डाल दिया स्किन के। मम्मी कैप्सूल कैसे मतलब लेते? मैम ने बताया सर्जिकली incise, there will be incision in your skin and then it will be put under your skin, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट इज इंजेक्टेबल, जो इंजेक्शंस के थ्रू आपको कॉन्ट्रासेप्टिव दिए जा रहे हैं, ठीक है। सो दे अफेक्ट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये टेबल आपका एक समरी हो गया है, यू कैन रेफर दिस टेबल। तो एनसीईआरटी का जो 2-3 पन्नों का काम है वो मैंने इस टेबल में डाल दिया है, यू कैन रेफर इट, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, वी विल कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है तो पूछ लो, देन वी विल से गुड बाय। डन है? Yes. कोई डाउट किसी को? No, ma'am. ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सबने पढ़ लिया अच्छे से? किसी का रह रहा है? Yes, बाय। ma'am. पढ़ लिया. ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेसेंटा के हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस में डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो चीजें हैं जिन पे सवाल आए हुए हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो भर भर के सवाल आते हैं, जो भी हार्मोन्स है, कौन किसको नेगेटिव फीडबैक भेज रहा है, कब पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, कौन से हार्मोन से क्या रिलीज हो रहा है, उस हार्मोन का क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू, वेलकम बच्चे, वेलकम। ओके देन बाय Bye, ma'am. बाय बाय एवरीवन। Good night, ma'am.